एक मित्र ने पूछा है कमेंट करके, नवल सिंह जी ने, कि रेचन क्या है और ध्यान साधना में रेचन का क्या महत्व है, कृपया इसे स्पष्ट करें। तो पहले हम रेचन शब्द को समझते हैं। रेचन शब्द का अर्थ है कि शरीर के अंदर से हानिकारक चीज़ों को बाहर निकालना। आप सब ने सुना होगा, एक तरह से एक शब्द चलता है आमतौर पर हमारी आयुर्वेद में या कहो दवाई वाले विज्ञान में, वो होता है विरेचन, यानी भोजन संस्थान के विषैले पदार्थों को किसी भी विधि से दवाई से बाहर निकालना। और फिर एक और शब्द आता है प्राणायाम विज्ञान में, हम अक्सर सुनते रहते हैं, उसमें एक शब्द आता है रेचक, जो रेचन का ही एक तरह से नाउन है, यानी इसमें भी बाहर निकालने जैसी बातें चलती हैं। साथ में कुंभक होता है, बाह्य कुंभक, अंत कुंभक, रेचक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये भी वही काम करता है, बाहर निकालने का, विषैली वायु को एक तरह से बाहर निकालना। और ठीक ऐसे ही ओशो की प्रसिद्ध ध्यान विधि सक्रिय ध्यान में भी रेचन का एक चरण होता है, यानी मन के दबे हुए सभी भावों को बाहर निकालना, चाहे वो कुछ भी हैं, कैसे भी हैं। तो अगर देखें तो पहला विरेचन तो एक तरह से शरीर शुद्धि करता है। दूसरा जो रेचन है या रेचक है वो प्राणवायु को शुद्ध करता है। और तीसरा जो रेचन है वो हमारे मन को शुद्ध करता है, हल्का करता है। तो विरेचन पहले वाला पहले शरीर को एक तरह से शुद्ध करता है, भौतिक शरीर को। दूसरा जो रेचन है प्राणवायु का या प्राणायाम के द्वारा, वो एक तरह से हमारे प्राण शरीर को कहो एक तरह से शुद्ध करता है, सशक्त करता है, या कहो दूसरे शरीर को। और फिर एक तीसरा रेचन होता है, वो तीसरे और चौथे शरीर को, यानी हमारे मनुष्य शरीर को एक तरह से शुद्ध करता है, या कहो एक तरह से खाली करता है। और उसका खालीपन ही उसका एक तरह से शुद्ध होना, या कहो एक तरह से शक्तिशाली होना होता है। तो पहले दो तो हमेशा से सुने जाते रहे हैं, लेकिन तीसरा रेचन एक तरह से आधुनिक जो युग है इसकी एक तरह से देन है। और यह एक तरह से मनोविज्ञान का शब्द है। एक शब्द है मनोविज्ञान में कैथारसिस, जिसका हिंदी अनुवाद एक तरह से रेचन है, यानी उसका अर्थ है कि विचारों और भावों का निष्कासन। और मनोविज्ञान में इसे एक तरह से मानसिक बीमारियों के इलाज में हम प्रयोग वैज्ञानिक करते हैं। जैसे बहुत सी चीज़ें हैं, स्क्रीनिंग थेरेपी हैं जो, और इस तरह के लोग डिप्रेशन वगैरह के और जो मानसिक बीमारी है उनमें इनका उपयोग वो लोग करते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में इस शब्द या इस उपाय का उपयोग सदगुरु ओशो ने ही एक तरह से पहली बार किया है, मेरी जानकारी के अनुसार। हालांकि सदगुरु ने यह भी बताया एक जगह कहीं अपने प्रवचन में कि पहले भी साधक जंगलों में जाने अनजाने में व्यवस्थित या अव्यवस्थित ढंग से इसका अपने एक तरह से उपयोग क्या करते थे, या ये हो जाता था। तो अब हम आते हैं कि ओशो ने सक्रिय ध्यान और मिस्टिक रोज में एक तरह से इसका मुख्यतः उपयोग किया है, जो कि एक तरह से आध्यात्मिक जगत में पहली ही बार रेचन का एक तरह से विधिवत रूप से उसका प्रयोग किया गया है। और ये दोनों ही विधियाँ, मिस्टिक रोज और सक्रिय ध्यान, एक तरह से बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली होती हैं और रही हैं, अभी भी हैं। एक साधक के लिए ये बहुत ही एक तरह से काम करती हैं। लेकिन अब तक जो ये हमने सारी बातें की हैं रेचन के बारे में, जो भी ये कहा है, वह सभी एक तरह से हमारे करने से होता है। तीनों चीज़ें जो हमने कही हमारे करने से होता है एक तरह से। परंतु सच में यही सारी की सारी प्रक्रियाएं प्रकृति हमारे अंदर अपने ढंग से भी करती रहती है। भोजन विषाक्त होने पर एक तरह से अगर हमारे शरीर में फूड पॉइजनिंग हो जाए तो आप सब देखते हैं कि हमें उल्टियाँ दस्त लग जाते हैं। उनके द्वारा प्रकृति हमारे शरीर को बचाती है, सही करती है। और फिर प्राण शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी कई चीज़ें इस तरह से आती हैं। फेफड़ों की गति बदल जाती है, सांस लेने की, उसी के विषैलेपन के ढंग से ही छींक आ जाती है एक बार बहुत ज़ोरों से, या और भी कई चीज़ें होती हैं, विकल्प होते हैं नेचुरल, जिससे कि हमें कभी सूर्य के धूप में बैठने को मन करता है, कभी एक विशेष भोजन खाने को मन करता है, कभी अच्छा सोचने को करता है, ध्यान भजन करने को। तो वो सारे भी चीज़ें एक तरह से हमारी प्राणवायु को बढ़ाने की चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव थिंकिंग एक तरह से। और ठीक इसी तरह मन का रेचन भी कई अलग अलग तरीक़ों से प्राकृतिक उपायों से हमारे अंदर होता रहता है। जैसे कि हम बोलते हैं, कभी कभी बोलने को बहुत जी करता है, कभी हंसने को जी करता है, कभी रोने को ही करने लगता है, दूसरों को देखकर कोई भाव आदि का एक तरह से चिंतन करके। और इन सब से भी ज़्यादा हमारे जो मन का रेचन होता है एक तरह से, जो
होता है वो सबसे ज़्यादा सौपनों के द्वारा होता रहता है। और एक वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार आप भोजन के बिना 60 से 90 दिनों तक भी जिंदा रह सकते हैं, लेकिन नींद के बिना रहने का अब तक का जो विश्व रिकॉर्ड है वो अधिकतम 11 दिनों का है। बहुत से लोगों ने बड़ी मुश्किल से 11 दिन तक ही पहुंच पाए हैं, और उस 11 दिन में भी उनके ऊपर सारे प्रयोग हुए हैं कि 3 दिन के बाद ही वो लोग खुली आंखों से ही दिन में ठीक वैसे ही स्वप्न देखने लगते हैं जैसे कि रात में हम अक्सर देखते हैं। यानी इसका मतलब साफ ये हुआ कि रेचन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे जीने में। तो ये चीज़ें तो जो मैंने अब तक कही है सारी रेचन के बारे में, वो तो एक तरह से हमारी रेचन के बारे में प्राथमिक जानकारी ही दी है, हमने आपस में बात की है रेचन के बारे में। तो अब हम इस रेचन का हमारी ध्यान यात्रा में एक तरह से क्या महत्व है इस पर चर्चा करेंगे। और सच बात यह है कि जब भी हमारा भौतिक शरीर यानी पहला शरीर, दूसरा प्राण शरीर और तीसरा मनुष्य शरीर, ये तीनों एक शांत, सहज और विश्रामपूर्ण स्थिति में होते हैं, तभी हम सच में ध्यान में जा सकते हैं। और शुरुआती यात्रा में तो एक तरह से बहुत ही सच है, या कहो काफ़ी दूर तक एक तरह से ये चीज़ें या ये एक तरह का इस तरह की स्थिति बनना एक तरह से अनिवार्य बात होती है, चाहे ये जानबूझकर हम करें या अनजाने में करें। और फिर बाद में जाकर तो एक तरह से जब हम संकल्पवान हो जाते हैं या आदमी साधक विकसित हो जाता है, होशपूर्ण हो जाता है एक तरह से, फिर तो ये बातें कुछ ज़्यादा अर्थ नहीं रखती, लेकिन शुरू में तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, वो अक्सर मैं कभी कभी उस पर सोचता रहता हूँ कि भगवान बुद्ध को जब उपलब्ध हुए वो ज्ञान को, तो आप सबने पढ़ा होगा कि उन्होंने शाम को ही ये निर्णय ले लिया था 6 साल के बाद कि ये साधना भी एक तरह से बेकार की बात है और ये सब बकवास है, और सारे नियम उन्होंने तोड़ दिए थे और पूरा निर्णय उसी वक्त 100% ले लिया था। और फिर तभी भोजन खाया एक सामान्य व्यक्ति की तरह। आप सबने वो पढ़ी होंगी वो चीज़ें, वो सामान्य प्राकृतिक रूप से भोजन लिया और फिर प्राकृतिक रूप से ही सो गए। और फिर सुबह ही भोर में 4-5 के करीब जब आखिरी तारा डूबने को था, जैसा हमने पढ़ा आप सभी लोगों ने, उस वक्त वो बुद्धत्व को उपलब्ध हुए। यानी निर्णय तो पूरा रात को ले लिया था पहले दिन ही, लेकिन फिर पूरी तरह भोजन लिया, पूरी तरह नींद ली, और ठीक सुबह ही वो स्थिति बनी। मन की तो रात को ही बन गई थी, लेकिन शरीर की और प्राण शरीर की, पहले दूसरे शरीर की, वो सारी स्थिति उसके साथ तालमेल में तीसरे मन शरीर के जो रात हो गया था, वो सारा तालमेल एक तरह से सुबह ही जाकर बना, सोकर पूरा भोजन कर कर। तो ये मैं एक तरह से थोड़ा सा इसमें क्लियरेंस दिया कि ये चीज़ें तीनों का तालमेल में रहना एक तरह से कितना हमारे एक साधक के लिए वो एक तरह से ज़रूरी होता है। और यह सब एक तरह से इसलिए भी ज़रूरी होता है इन तीनों का तालमेल ऐसा करना, क्योंकि हम हमेशा से इन्हीं में ही फंसे रहते हैं, या कहो इन्हीं में हमारा जीवन सारे का सारा इन्हीं में चलता है। और इन तीन से अलग तो हम कभी विशुद्ध रूप से एक तरह से अपने होने के बारे में कभी न तो हम कभी कुछ सोचते हैं, ना सोचा, और न कभी कुछ हम एक तरह से करते हैं इस विषय में। तो एक तरह से ये जो थी अब तक की सारी बातें, ये तो एक तरह से एक आवश्यकता थी हमारे होश की तरफ चलने की, या कहो जागने की। एक तरह से ये हमारी जीवन में एक तरह से चीज़ें हैं इस जागने की यात्रा में। और ये इसलिए ज़रूरी है इन तीनों से गुजरना बार बार, और फिर अंत में होश आने पर इनका तालमेल बैठाना है। ये इसलिए ज़रूरी होता है इन तीनों से गुजरना है, इन्हीं में फंसे रहना, क्योंकि आदमी प्राकृतिक रूप से इतना बेहोश होता है कि उसे जागने के लिए भी बार बार मानसिक और शारीरिक कष्टों से गुजर गुजर कर ये पता चलता है, उसे कुछ होश आती है, कुछ सोचना शुरू करता है, कुछ चिंतन करता है कि ये सब हो क्या रहा आखिर में, बहुत बहुत बार गुजर कर एक एक जैसे कष्टों से ही। और फिर उसके समझ में आता है कि ये हो क्या रहा है, क्या इस सब के पार भी कुछ है, या ये सब ऐसे ही चलता रहेगा और मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ नहीं करता हूँ। तो इस तरह की चीज़ों पर आदमी बहुत देर में सोचता है, एक एक कष्ट से ही काफ़ी बार गुजर कर। तो एक तरह से इन सारों में गुजरना या रहना, ये एक तरह से एक हमारा प्राकृतिक एक तरह से उपाय है हमारे जागरण के लिए। तो अब मैं इस विषय पर आपको एक और अपनी बात बताता हूँ, जो एक तरह से एक नई ही परिभाषा मैं आपको बताता हूँ रेचन की। एक तरह से अपने अनुभव के आधार पर ही है, लेकिन मैं जैसा मुझे लगता है मैं आपको बताता हूँ कि सच में यह जो मोक्ष है, या एक तरह से एनलाइटनमेंट है, जागरण है, या एक तरह से अपने स्वाभाविक रूप में जानना है,
यह एक तरह से अगर सच में देखें तो यह एक सर्व संपूर्ण एक तरह से पूरे रेचन की ही एक अवस्था का नाम है। यानी पूरी तरह से जब रेचन हो जाता है। किस चीज़ का रेचन? आपने प्रकृति से अब तक अनेक अनेक योनियों में से गुजर कर कहो या अनेक अनेक अवस्थाओं में से गुजर कर जो भावों से, विचारों से, एक तरह से आशाओं निराशाओं से, जिनमें सभी जीते हैं, पहले और जीवधारी भी जीते हैं, मनुष्य तो सबसे ज़्यादा जीता है, या इच्छाओं से, या लोभ मोह अहंकार आदि जो सब चीज़ें हमारे अंदर चलती हैं, हम सब जानते हैं, बहुत सी योजनाएं बनाते हैं भविष्य की, उनसे, महत्वाकांक्षाओं से, ईर्ष्याओं से, सब चीज़ों से जो हम अब तक गुजरे हैं पिछली योनियों में या इसमें, उन सब से गुजर गुजर कर हम वर्तमान अक्षण तक आए हैं। और ये सब चीज़ें सूक्ष्म तल पर हमसे जुड़ी हुई हैं, कहो हमारे सूक्ष्म शरीरों में हैं, और दूसरे में अर्थों में कहूँ तो ये सूक्ष्म शरीर या इनका सबका संग्रह एक तरह से हमें बांधे हुए, ये हमारे तादात्म्य का एक तरह से कारण है। और यदि आप किसी भी विधि से या अपनी बुद्धिमता से, प्योर इंटेलिजेंस है, जैसा कि सांख्य दर्शन में कहीं कहीं कुछ कहा जाता है, कुछ लोग हुए, या किसी तरकीब से, किसी कला से, या कहो किसी भी जुगाड़ से, इन सब को अपने से एक तरह से डिस्कनेक्ट कर दें या गिरा दें सहज ढंग से, होशपूर्ण ढंग से, तो इन सब को गिराने से, आप किस जुगाड़ से गिराते हैं सवाल वो नहीं है। फिर उसके बाद जो इनको 100% गिराने से सब चीज़ों को जो बचेगा वही असल में आपका असली होना है, या स्वाभाविक असली रूप है, या उसे आप कहें तो ये वही मोक्ष है। तो ये एक थोड़ी सी मैंने अपनी ही एक तरह से मनगढ़ंत बात आपको बताई है कि रेचन सच में सारा ये ध्यान यात्रा ही एक तरह से रेचन की है अगर देखें तो। यानी इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि अब तक आपने इन सब चीज़ों का जो ऊपर मैंने बताई है, ये हमारी मानसिक एक तरह से विकार कहो, ये अवस्थाएं कहो, इन सब का उपयोग कर करके एक तरह से इनका हमने सीढ़ी की तरह उपयोग किया, भले ही अनजाने में किया हो। और अब हमने अगर इस पूरी सीढ़ी को ही एक तरह से, पूरी सीरीज़ को ही हमने अगर गिरा दिया, छोड़ दिया, तो समझो हम समझदार हैं और हमने अपने असली स्वरूप को पाल लिया। अब तक इनका उपयोग किया, इनका उपयोग जरूरी था सीढ़ी का यहाँ तक आने के लिए। तो ये थोड़ी सी एक ये भी दृष्टि है, लेकिन ये तो बातें अलग रही, जो मुझे कहना था कह दिया। अब हम सामान्य सी एक तरह से या व्यावहारिक सी एक तरह 2-3 बातों को समझते हैं। पहली है कि हम सभी कुछ करते हैं इस मार्ग पर, रेचन वाले मार्ग पर, विशेषकर ओशो की सक्रिय विधि में करते हैं, मिस्टिक रोज में भी करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पूरी बात नहीं बनती। तो सबसे बड़ा वह पहला एक कारण होता है कि हम किसी भी विधि को 100% नहीं करते हैं। और हम सच में तो ये भी नहीं जानते कि 100% होता क्या है, क्योंकि हमारा मन कभी भी हमें 100% कुछ भी करने ही नहीं देता है। वह अच्छी तरह जानता है कि किसी भी कार्य या विधि को एक तरह से हमने 100% किया, या हम उसमें 100% एक तरह से संलग्न हो गए, तो फिर तुरंत एक नई दुनिया के हमारे अंदर ही एक तरह से दरवाज़ा खुलता है को हम उससे उस जगह से परिचित होते हैं। लेकिन मन हमेशा कभी नहीं करने देता, क्योंकि वो जानता है कि वो उसकी मौत पर ही संभव है। तो ये सारा का सारा जो होता है 100% में एक तरह से हम मन के पार कहो किसी भी कार्य के द्वारा, विधि के द्वारा जा सकते हैं। और फिर उसके बाद ये एक तरह से हमारे असली स्वरूप का जगत प्रारंभ होता है। और ये मन के एक तरह से जब भी वो किसी भी तरह से कुछ क्षणों के लिए समाप्त हो जाता है किसी भी विधि से, तो या कहो उसके पूरी तरह समाप्त होने पर, उसके ठहरने पर, या कहो उसके मरने पर, ये चीज़ें या ये अवस्था एक तरह से उपलब्ध होती है। और ध्यान की जो यात्रा एक तरह से, ये तो जो हमने बताई ये तो है ही, लेकिन ध्यान की जो असली यात्रा है वो इसी अवस्था को सहज व क्रमिक ढंग से एक तरह से पाने का, या विधिवत रूप से, या अपनी नियंत्रण के अंदर ही एक तरह से उसको पाने का ही नाम है, इसी अवस्था को। और यदि हम अपने जीवन में भी कुछ निरीक्षण करें इसी विषय पर, कभी ध्यानपूर्वक चिंतन मनन करें, शांत अवस्था में निरीक्षण करें, तो पाएंगे कि कभी कभी किन्हीं आकस्मिक अवस्थाओं में ऐसा हो जाता है कि कोई खतरनाक स्थिति आ गई, कोई इमरजेंसी आ गई। उन अवस्थाओं में भी हमें इस एक तरह से इस अनुभव का, क्षणिक अनुभव, इस अनुभव का होता रहता है कभी कभी, परंतु वह एक तरह से हमारे अपने कारण से नहीं होता, वह तो एक तरह से परिस्थिति जन्य होता है कि जैसे कभी
किसी बहुत ही अचानक बहुत सुंदर व शांत दृश्य कोई हमारा बन गया, हम कहीं किसी स्थान पर ऐसे चले गए, या कोई और कभी इतनी आनंददायक स्थिति कभी बन जाती है जीवन में क्षण दो क्षण के लिए, उनमें ऐसा घट जाता है कि मन समझ ही नहीं पाता कि अब क्या करें, और वो रुक जाता है अचानक से। कोई ऐसी घटना घट जाए उसमें उसके बस से बाहर हो जाता है, चूँकि उसे चलने के लिए कुछ समय की ज़रूरत होती है, लेकिन कभी कुछ ऐसी चीज़ें भी जीवन में घट जाते हैं कि उसे चलने का कुछ समझ में ही नहीं आता। तो कभी कभी ऐसे क्षणों को भी कुछ चीज़ें घट जाती हैं, कुछ परिस्थितियों में से भी ऐसे क्षण आ जाते हैं कि कभी कम हम हाँ ऐसी स्थितियों में पहुंच जाते हैं कि बिल्कुल मृत्यु घटने की स्थिति आ जाती है, किसी बीमारी में या और किसी एक्सीडेंट में, किसी भी चीज़ों में कभी कभी ये चीज़ें आती हैं, लेकिन वो सारी की सारी एक तरह से परिस्थिति जन्य ही होती हैं। हालांकि उसमें हमें थोड़े अनुभव झलके मिल जाती हैं। तो उसका सिर्फ कारण एक ही होता है झलकों का आने का कि हम किसी भी एक्सीडेंटल कारण से हम एक तरह से 100% हो जाते हैं। तो ये तो पहला कारण है कि हम किसी भी, ये तो मैंने वो बातें बताई जो आकस्मिक कभी कभी घट जाती हैं सभी के जीवन में थोड़े थोड़े क्षणों के लिए, लेकिन ये एक बड़ा कारण है कि हम कभी भी 100% किसी विधि में या किसी भी कार्य में नहीं होते हैं। ये एक हमारे एक तरह से यात्रा का जो लाभ है वो न मिलने का एक तरह से सबसे बड़ा कारण है कि हम 100% नहीं होते। और अब हम एक दूसरे कारण को भी ध्यान में लेते हैं, वह है कि संवेदनशीलता का विकसित ना होना। और अगर और भी ज़्यादा ईमानदारी से देखो तो सच में तो ये उससे भी पहली बात है, ये संवेदनशीलता, क्योंकि यदि हम संवेदनशील ही पूरे नहीं हैं तो हम जीवन की सच्चाइयों को, तथ्यों को हम समझ ही नहीं पाएंगे, और हम कभी भी इन्हें नहीं समझ पाएंगे कि ये जो व्यर्थ की आपाधापी है, ये झूठ का जो सारा जगत चल रहा है, जो प्रतिपल बदल रहा है और हम इसमें जुड़े खड़े हैं, कहीं भी फंसे खड़े हैं, तो जब तक हम संवेदनशील ही नहीं होंगे तो न हमारी बुद्धि कुछ काम करेगी, क्योंकि हम उनको पूरे ढंग से लेंगे ही नहीं। और संवेदनशील एक आदमी ही संवेदनशील किसी सुख को पूरी तरह समझ सकता है, किसी दुख को समझ सकता है, और वहीं से कुछ परिवर्तन की चीज़ें बनती हैं, या कहो अवस्थाएं या स्थिति बनती है। और हमें समझ में आता कि सारा का सारा सौपनवत संसार जो एक तरह से, इससे सच्चे अर्थों में हमें कहें तो एक तरह से विरक्ति होती है, और जो कि एक तरह से ज्ञानपूर्ण विरक्ति एक तरह से वही असली आधारभूत होती है इस यात्रा में, इस ध्यान की यात्रा में, ये कहो हमारे मोक्ष की यात्रा में। तो हमें एक तरह से इसको हम संक्षेप में ये समझें कि हमें अपनी संवेदनशीलता को भी बढ़ाना चाहिए, उस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। और एक और तीसरा कारण भी होता है, मोटे तौर पर हम उसको भी ध्यान में ले लेते हैं, कि हम अपने शुरू के तीनों शरीरों पर एक साथ चेतन रूप से कभी भी कार्य नहीं करते हैं। अलग अलग तो करते रहते हैं सब पर मेहनत, लेकिन इस पूरी बात को कॉन्शियसली जानकर समझकर एक साथ तीनों पर कभी इस चीज़ को सिस्टमेटिकली ढंग से हम नहीं करते हैं, इसीलिए परिणाम हमारे ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं। पूरी बात को हम समझते नहीं, काम तो बहुत करते हैं, कभी एक शरीर पर, कभी दूसरे पर ही, कभी तीसरे पर ही, तो वो बात नहीं बनती। तो एक तरह से इन पर भी काम ना करने की वजह से हम कभी भी पूरी तरह अपने मन के पार नहीं जा सकते हैं। तो ये तो एक तीनों पर काम करने वाली जो बात है, तो एक तरह से एक अलग काफ़ी डिटेल चीज़ है, इस पर तो कभी अलग से बात करेंगे। तो ये कुछ मोटी मोटी सी बातें एक तरह से मैंने इस प्रश्न के संदर्भ में बताई हैं जो मित्र ने पूछा है रेचन के ऊपर। तो आशा है कि उनके प्रश्न का जो कुछ थोड़ा उत्तर है वो स्पष्ट हुआ होगा, और यदि आपको ये अच्छी लगी हो मेरी बातें, वीडियो, तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। कोई भी मित्र कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है फ़ोन पर कभी भी। और अंत में सभी मित्रों को सुनने के लिए धन्यवाद, और मेरा सभी को प्रणाम।